हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम पावर स्टडी पर। क्योंकि कृपया इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो पढ़ाई जाने वाली बातें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। तो आइए हम लोग लौटते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था, संवैधानिक विकास को हम लोग समझ रहे थे, संवैधानिक विकास की प्रक्रिया कैसे कैसे हुई थी ये हम लोग समझ रहे थे। तो उसी क्रम में हम लोगों ने बहुत सारे चार्टर एक्ट के बारे में देखा, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में देखा। सबसे अंतिम जो हम लोगों ने एक्ट देखा था वो था 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, एक्ट था, उसके बारे में समझा। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा हम लोगों का, तो वो है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। जब 1858 की क्रांति हुई, उससे जो भी भारतीयों को, जब अंग्रेजों को भारतीय के जो आक्रामकता का पता चला, तो उसके बाद इन लोगों ने 1858 का एक्ट लाया। उसमें भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भारतीयों को संतुष्ट करने में सक्षम नहीं हो पाए। तो उसी के बाद फिर क्या किया गया, तो उसी के बाद तुरंत 1861 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया था। अब इस अधिनियम के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए थे ये हम देखते हैं। तो इस अधिनियम के तहत सबसे पहला जो प्रावधान किया गया था वो क्या था, तो इस अधिनियम के तहत विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी, यानी कि 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसके तहत विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अब विभागीय प्रणाली का क्या मतलब है हम समझते हैं। जैसे हम कहीं पे शासन करते हैं, जैसे अपना भारत देश ही लेते हैं, ठीक है। तो अपना भारत देश में क्या है, बहुत सारे विभाग हैं। जैसे रेल विभाग अलग है, सांस्कृतिक विभाग अलग है, आर्थिक विभाग अलग है, सामाजिक विभाग अलग है, विदेश विभाग अलग है। तो तो हम जानते हैं कि अगर हर विभाग के लिए हर चीज, हर आवश्यकता के लिए अलग अलग हम अगर विभाग की स्थापना नहीं करेंगे, तो एक ही व्यक्ति द्वारा जो भी भारत का शासक जो होगा, उस तरह सभी सभी विभागों को सही से देखभाल नहीं किया जाएगा। तो उसी क्रम में, उसी तरह जैसे भी यहाँ भारत में जो विदेश मंत्रालय बनाया गया है, रेल मंत्रालय बनाया गया है, खान उद्योग मंत्रालय बनाया गया है, शिक्षा मंत्रालय बनाया गया है, उसी तरह से बनाया गया, क्योंकि ताकि सभी विभागों पर अच्छी तरह से अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों द्वारा, अलग अलग अधिकारियों द्वारा उस पर देखा जाए, देखभाल किया जाए, ताकि सभी का सर्वांगीण विकास हो सके। तो इसी इसी प्रणाली को देखते हुए, इसी प्रक्रिया के तहत जब ब्रिटिशों को लगा कि अब हम लोगों को ऐसा प्रणाली की आवश्यकता है जिसके तहत भारत का जो राजनीतिक मामला था, सामरिक मामला था, सामाजिक मामला था, आर्थिक मामला था, सभी लोगों को, सभी मामले को अलग अलग लोगों द्वारा देखभाल करने की आवश्यकता है, ताकि भारतीयों के मन में जो भी द्वेष उत्पन्न हो गया था ब्रिटिशों के विरुद्ध, वो धीरे धीरे कम किया जा सके। तो इसी इसी क्रम में सबसे पहला जो विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कैनिंग, लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी, क्योंकि 1858 तो जो हुआ था वो कैनिंग ही उसमें शासक था। ये पहला टॉपिक किया गया कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत करने से क्या हुआ। तो जब विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, तो सभी लोगों के द्वारा अपने अपने विभाग का देखभाल सही से किया जाने लगा। जब विभाग का देखभाल सही से किया जाने लगा, तो फिर सभी विभागों का विकास होने लगा, सही से विकास होने लगा, ठीक है। दूसरा क्या किया गया था, तो इसका जो था गवर्नर जनरल की विस्तार। अब ये जो भी व्यक्ति थे, जो भी विभाग विभाग के मुख्य थे, वो सब किसके अधीन काम कर रहे थे? गवर्नर जनरल के अधीन काम कर रहे थे। तो जब हम जानते हैं गवर्नर जनरल का जो परिषद था, अगर वो परिषद में हम कुछ नया नया विभाग जोड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नर जनरल का जो भी कार्य क्षेत्र था उसमें विस्तार होगा। तो यही इस बात का कहने का मतलब है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, यानी कि परिषद में अब जितने भी विभाग के अलग अलग विभागों के मंत्री आ जाएंगे। जैसे परिषद में क्या था, पहले एक ही था, लेकिन अब आ गया, मान लो सामाजिक विभाग आ गया, सामाजिक विभाग आ गया,
व्यापारिक व्यापारिक विभाग। इसी तरह से बहुत सारे जब विभाग आए तो इसका गवर्नर जनरल का जो कार्यकारिणी परिषद था उसका तो ऑटोमेटिक विस्तार ही होगा। तो इस पॉइंट का कहने का मतलब यही था कि सबसे पहले विस्तार किया गया और विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अब थर्ड क्या किया गया था, तो थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो किया गया था कि कानून की प्रक्रिया में, कानून निर्माण की प्रक्रिया में अब कानून निर्माण की प्रक्रिया में, चूंकि जानते हैं जब ब्रिटिशों को लग गया कि अगर भारतीयों के द्वारा हम भारतीयों को संतुष्ट करना है तो जाहिर सी बात है कि हर हर स्थिति में, हर विभाग में हमको भारतीयों को लाना पड़ेगा, ताकि उनके द्वारा जो कानून बनाएंगे तो उनको ये भरोसा होना चाहिए कि हाँ, हम लोगों से पूछ के ये कानून बनाया जा रहा है तो जो कि हम लोगों के लिए अच्छा होगा। तो इसी इसी कारण में जब कानून निर्माण हो रहा था, संचालन के लिए जानते हैं किसी भी स्टेट का संचालन के लिए हमको कानून की आवश्यकता पड़ती है। तो जब कानून का निर्माण किया जा रहा था तो उसी प्रक्रिया में, कानून निर्माण की प्रक्रिया में पहले क्या थे, पहले ब्रिटिश लोग भाग लेते थे। लेकिन अब के जब 1858 का जब आंदोलन हुआ, 1857 का जो आंदोलन हुआ, उसके बाद भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए 1858 का जो जब कानून बनाने का जो शुरू हुआ था उस प्रक्रिया में भारतीयों की नियुक्ति की जाने लगी थी। लेकिन उसमें भारतीय लोग फिर रहकर भारतीय भौगोलिक स्थिति के अनुसार से अपना कानून बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी देंगे। और क्या किया गया, तो इसका जो था, अब गवर्नर जनरल को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब के लिए विधि बनाने का अधिकार सौंपा गया था। क्या किया गया, हम जानते थे कि पहले जो गवर्नर जनरल था वो क्या था, ब्रिटिश का गुलाम की तरह काम कर रहा था। यानी कि ब्रिटिश कंपनी जो थी, जो बोलती थी वो सिर्फ इसको लागू करता था। किसी भी हमको क्या करना है, अध्यादेश जारी करना है, किसी नए कानून का निर्माण करना है, वो सब अधिकार इसके पास नहीं था, गवर्नर जनरल के पास नहीं था। वो सब अधिकार किसके पास था, ब्रिटिश क्राउन के पास था। तो ब्रिटिश क्राउन के पास जब था तो अब इसके 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत यह देखा गया कि अगर जो उस क्षेत्र में राज कर रहा है, जैसे हम जैसे मान लिए कि हम किसी क्षेत्र पर कब्जा किए, ठीक है, वहां पर अगर हम अपने कब्जा किए गए क्षेत्र में अपने व्यक्ति को वहां पर बैठा दिए ताकि वो वहां पर संचालन करेगा, शासन का संचालन करेगा, और हम कहीं और से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम उस क्षेत्र के लिए कोई कानून बनाएंगे तो वहां उस क्षेत्र तक आने के लिए, उस इलाके तक आने के लिए हो सकता है बहुत टाइम लगे, हो सकता है इस क्रम में बहुत सारे परिवर्तन भी हो जाए उस कानून में। लेकिन अगर हम उस व्यक्ति को अधिकार दे देते हैं जिसको हम उस क्षेत्र के लिए चुने हैं, उस क्षेत्र का पावर उसके अंदर दिए हैं, अगर वही उस क्षेत्र के कानून बनाए तो वो जाहिर सी बात है कि वो उस क्षेत्र में रहकर, उस इलाके में रहकर वो सभी व्यापारिक मामले, राजनीतिक मामले, सामाजिक मामले को वो समझ चुका है। तो उसी के अनुसार वहाँ जो परिस्थितियां उसके अनुसार देख के वो कानून को अच्छी तरह से समझ के अच्छी तरह से बना पाएगा। तो इसी बात को देखते हुए जो ब्रिटिश क्राउन थी वो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब और सभी इलाके थे, कुछ इलाके, उसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई, की गई। यानी कि अब वो जो गवर्नर जनरल था, वो जो था वो उन इलाके के लिए नियम बना सकता था कि कैसे संचालन किया जाए, कैसे उन इलाकों पर कब्जा किया जाए, उसका जो नियम बना सकता था वो अब गवर्नर जनरल को मिल गया था। पहले ये नियम बनाने का अधिकार ब्रिटिश क्राउन के पास था, गवर्नर जनरल के पास नहीं था। जो ब्रिटिश क्राउन जो इसको बनाकर देता था वही गवर्नर जनरल सिर्फ उसको लागू करवाता था। ठीक है, यहां तक समझ गए? तो आइए और देखते हैं क्या किया गया था उसमें। तो हम लोगों ने समझ चुके हैं, हमने समझा अभी कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत क्या क्या व्यवस्था की गई थी जिसे भारतीयों को संतुष्ट किया जा सके। अब हम समझते हैं 1873 का अधिनियम।
1873 का भारत शासन अधिनियम, 1873 का भारत परिषद अधिनियम, 1873 का अधिनियम, ठीक है। 1873 में जो अधिनियम लाया गया था वो अब क्या किया गया था कि धीरे धीरे जब जब ब्रिटिश क्राउन को जब ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में सब सत्ते ले ली, तो धीरे धीरे यह बात उठने लगी थी कि कभी भी इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी, बात बात आ रही थी कभी भी क्या बात उठ रही थी कि बात आ रही थी कि अब कभी भी ब्रिटिश कंपनी, जो कि ब्रिटिश कंपनी जो आया था यहाँ पर व्यापारिक कंपनी, उसको कभी भी भंग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब सीधा जो कंट्रोल था वो क्या था, सीधा कंट्रोल अब क्राउन के हाथ में चला गया था। तो जब क्राउन के हाथ में सीधा कंट्रोल है, उसका व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, गवर्नर जनरल ये सब बैठा हुआ है, तो कंपनी का फिर क्या मतलब वहाँ पर? तो इस जब कंपनी का कोई वहाँ पर मकसद नहीं रह गया, तो इसने क्या किया कि अब ये कंपनी को भंग करने का प्रयास किया जाने लगा था। और इसी क्रम में एक इसी क्रम में 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ब्रिटिश इंडिया कंपनी को वास्तविक रूप से, यानी कि जो आधिकारिक रूप से भंग कर दिया गया था। कब भंग किया गया था? तो 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ब्रिटिश कंपनी को भंग कर दिया गया। तो अगर पूछता है सवाल में कि ब्रिटिश कंपनी को भंग करने के लिए जो अध्यादेश लाया गया था वो कौन था, तो 1873 का अधिनियम लाया गया था। उसी के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो उसको भंग कर दिया गया था। ठीक है, तो आइए अब इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे कौन सा अधिनियम आया था उसको समझते हैं। ये समझ में आएगा कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम में क्या व्यवस्था की गई थी, 1873 का जो अधिनियम आया था उसमें क्या व्यवस्था की गई थी। अब आगे का अधिनियम हम समझने की कोशिश करते हैं। अब अगला जो अधिनियम आया था वो क्या था, 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। ठीक है, 1871 हम लोग 1873 हम लोग समझ चुके, 1861 समझ चुके। अब समझते हैं 1876 का शाही उपाधि अधिनियम लाया गया था। इसके तहत क्या क्या व्यवस्था की गई थी? तो इसके तहत जो सबसे पहले व्यवस्था की गई थी, तो इसमें क्या था, गवर्नर, इसमें जो व्यवस्था की गई थी वो था गवर्नर गवर्नर जनरल के परिषद में लोक निर्माण विभाग को जोड़ा गया था। 1876 का जो शाही उपाधि अधिनियम था, उस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद में लोक निर्माण विभाग को जोड़ा गया था। और क्या किया गया था, तो इसमें यह बोल दिया गया था कि
ब्रिटिश सम्राट, जो कि पहले ब्रिटिश सम्राट था, उसको औपचारिक रूप से भारत का सम्राट बना दिया गया था। अब यानी कि अब जो था वो ब्रिटिश कंपनी का जो सम्राट था, वो भारत पर डायरेक्टली शासन कर सकता था, इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आ गया था। और ये कब किया गया था? ये 1894 में किया गया था। 1876, 1884, सॉरी सॉरी सॉरी। ब्रिटिश सम्राट को औपचारिक रूप से भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो 1876 का शाही उपाधि अधिनियम जो आया था, उसमें मुख्य बातें क्या क्या की गई थी? तो गवर्नर जनरल के परिषद में लोक निर्माण विभाग को जोड़ा गया था। और ये विभाग जोड़ने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि लोक निर्माण विभाग जैसे होता है, सड़कें होता है, ठीक है, सड़क हो गया, स्कूल हो गया, ये सब जनता के कल्याण के लिए जो भी निर्माण किया जाता है, उसको लोक निर्माण विभाग करते हैं। और चूंकि अंग्रेज लोग जनता को भारतीयों को अपने पक्ष में करना चाहते थे, इसलिए भारतीयों के लिए हित के लिए जो भी चीज़ें हो सकती थी, उसका निर्माण करने में ये तत्पर रहते थे। तो इसी क्रम में लोक निर्माण विभाग का निर्माण किया गया था। और ये किया गया था, ब्रिटिश का जो सम्राट था, ब्रिटिश का जो साम्राज्य थी, उसको क्या किया गया? औपचारिक रूप से भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया था। यानी कि जो अब ब्रिटिश का सम्राट है, ब्रिटिश का जो शासन संचालन करता है, वो अब सीधा भारत का संचालन करेगा। यानी कि दोनों का जो शासन होगा वो पैरेलली चलेगा। इसी के द्वारा जो सम्राट है वहाँ का, उसी के द्वारा चलेगा। ना ही कोई यहाँ पर कंपनी शासन रहेगा, ना ही किसी प्रकार का कुछ और चीज़ रहेगा। तो ये समझ गए शाही उपाधि अधिनियम के तहत क्या 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 किया गया था। ठीक है, आइए अब हम अगला अधिनियम देखते हैं, इसके बाद क्या हुआ था। अब अगला अधिनियम संवैधानिक विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत ही हम लोग अगला अधिनियम पढ़ेंगे, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी? तो इस अधिनियम का जो मुख्य विशेषता था, वो सबसे पहले क्या किया गया था? इस अधिनियम के तहत व्यवस्था की गई थी कि राजस्व, आय, व्यय, बजट, राजस्व, आय, व्यय, बजट पर बहस करने की शक्ति यानी कि पहले जो था वो सीधा तो इस पर जो बहस होता था, वो सीधा ब्रिटिश शासन करता था, क्राउन करता था। लेकिन अब भारत परिषद अधिनियम के द्वारा राजस्व, आय, व्यय, यहाँ से माने कि भारत से कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है, कितना हम खर्च कर रहे हैं, कितना बजट बन रहा है, उस पर बहस करने की शक्ति सीधे किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी, उसको दी गई थी। अब ये यहाँ पर बहस करके यहाँ पर अगर मान लीजिए घाटा का बजट बन रहा है, तो उसको उठा करके यहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार यहाँ पर जो राजस्व निर्माण की प्रक्रिया है, व्यय की जो प्रक्रिया है, उसको निर्माण कर सकता था, ये सही से बना सकता था। और क्या किया गया था इस अधिनियम के तहत? तो इस अधिनियम को जो किया गया था, वो अगला पॉइंट जो हम देखते हैं वो है, अगला पॉइंट है क्या? तो अगला पॉइंट जो है इस अधिनियम के तहत, वो था अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। यानी कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा क्या कहता था? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अब इसका मतलब क्या समझते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली मतलब, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली मतलब हम ये समझते हैं कि हम जो किसी अधिकारी को चुन रहे हैं, वो डायरेक्ट हमारे द्वारा नहीं चुना जाएगा। हम जो भेजते हैं उसके वो लोग ही द्वारा चुना जाएगा ये। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली हम किसी को इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम किसी को चुन नहीं रहे हैं। हमारे द्वारा जो चुना जा रहा है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जा रहा है। जैसे भारत का जो अभी जो चुनाव होता है वो हम कैसे करते हैं? भारत का जो चुनाव चल रहा है अभी जो होता है, वो प्रत्यक्ष चलता है या अप्रत्यक्ष चलता है? तो भारत का जो चुनाव प्रणाली है वो अभी प्रत्यक्ष चलता है। हम डायरेक्टली अपने उम्मीदवार को वोट देते हैं कि हम इसको चुन रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रत्यक्ष हो गया। लेकिन यहाँ पर जो अगर हम देखेंगे, तो जैसे राज्यसभा और विधानसभा,
ये लोकसभा लोकसभा जो था वो प्रत्यक्ष के रूप से निर्वाचित होता है, लेकिन जो राज्यसभा की प्रक्रिया है वो हम डायरेक्टली नहीं चुनते हैं, वो लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा चुना जाता है। तो यानी कि बोल सकते हैं कि जो राज्यसभा के मेंबर्स की जो चुनाव है वो हमारे लिए कैसी है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। हम लोग उसको नहीं चुनते हैं, हम लोग चुनते हैं लोकसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी वो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। यानी पहला बार जो चुनाव का कंसेप्ट जो आया था, उस चुनाव का कंसेप्ट जो आया था वो था 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही चुनाव प्रणाली का कंसेप्ट आया था। ठीक है, तो ये जो मुख्य मुख्य बातें की गई थी 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। अब हम देखते हैं अब इससे अगला अगला इसमें और जो महत्वपूर्ण बातें की गई थी वो इतना ही है। ये महत्वपूर्ण बातों से काम चल जाएगा, इसके आगे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो आज हम अपने जो टॉपिक है, इस जो टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं उसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके आगे अगले दिन हम टॉपिक चालू करेंगे। तो आप लोगों को अगर हमारे द्वारा पढ़ाई जाने वाली बात तो आप लोगों को अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।